फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज देखा था। आज हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज देखेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल में फ़र्क क्या है? इंटरनल यानी अंदर का, एक्सटर्नल यानी बाहर का। ठीक है, अब एक्सटर्नल से ज़्यादा फर्क पड़ता है, इंटरनल से कम फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनल से भी उतना ही फर्क पड़ता है जितना एक्सटर्नल से पड़ता है। तो एक्सटर्नल के बारे में बात करते हैं। पहला है चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आपको फर्क पड़ेगा अगर रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो। रॉ मटेरियल सस्ता मिला तो ये इकोनॉमीज हुई, इकोनॉमीज यानी बेनिफिट, और रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो ये डिस इकोनॉमीज हुई। कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी कुछ आप खरीदते हो तो ये भी अगर सस्ती मिली तो इकोनॉमीज, महंगी मिली तो डिस इकोनॉमीज। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों भी चीज़ आपके हाथ में क्या प्राइस नहीं, रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है, कैपिटल इक्विपमेंट भी बाहर से आते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ये क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल, कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी अगर आपको मिल जाती है, कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेनिफिट यानी अच्छी टेक्नोलॉजी यानी शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, या क्वालिटी अच्छी होना, पैकेजिंग अच्छी होना, ऐसा कुछ तो भी। तो इस सब चीज़ों से आपका वर्क कम होता है और आपको फ़ायदा मिलता है। और अगर मशीनरी ख़राब मिली तो फिर वो प्रोडक्शन लेट होगा, वो डिस इकोनॉमीज की तरफ जाएगा। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर क्या होते हैं? दिमाग वाले, जो पढ़े लिखे, कुछ तो भी एजुकेटेड है। मान लीजिए स्किल्ड लेबर अगर आपको अच्छे मिलते हैं तो आपके प्रोडक्शन में मदद मिलेंगी, आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्वालिटी प्रोडक्शन होगा। स्किल्ड लेबर नहीं मिला तो वही डिस इकोनॉमीज की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल चीज़ है ये। फोर्थ है ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री। ये क्या होता है? एंसिलरी वर्ड का मतलब, एंसिलरी वर्ड का मतलब होता है जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं। एंसिलरी वर्ड का मतलब जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन में मदद करती है। मान लीजिए आप मशीन चलाते रहते हो, क्या मशीन को रिपेयर्स की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, अगर अचानक कुछ ब्रेकडाउन होता है और रिपेयर करने वाला आपके आसपास ही है तो आपको आसानी जाएंगी कि रिपेयर करने वाला दूसरे शहर से आएगा तो आसानी जाएंगे? पास में रहेगा, फ़ोन किए, सर्विस से आया, तुरंत रिपेयर करके चला गया। ठीक है, तो एंसिलरी इंडस्ट्री का ग्रोथ होना ज़रूरी है कि नहीं है? जब जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियों का सेल होता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जितना 2 व्हीलर 4 व्हीलर का सेल होता है उतना ही उसकी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंसिलरी इंडस्ट्री यानी सर्विस उतनी ही बढ़नी चाहिए। नहीं तो 2 व्हीलर बेचते जा रहे, सर्विस का आता पता नहीं, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं एंसिलरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब एंसिलरी अलग अलग तरह की हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल भी, जो भी इंडस्ट्री मेन प्रोडक्शन के अंदर मदद करती है वो है एंसिलरी। सिंपल भाषा में रॉ मटेरियल देने वाली इंडस्ट्री भी मदद करती है। टूल्स, मशीनरी, कंपोनेंट, रिपेयर, सर्विस एक्सेट्रा। अगर इनके प्राइस बढ़ेंगे तो डिस इकोनॉमीज होंगी, ये सस्ते में और अच्छी मिलेंगी तो इकोनॉमीज होंगी। बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, ये भी ज़रूरी है। प्रोडक्ट बेचना है तो मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हाँ कि ना? और ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वो एरिया में हम इंडस्ट्री डाल सकते क्या? नहीं, ना रॉ मटेरियल आ पाएगा, ना फिनिश गुड्स बन के बाहर जा पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, रोड कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क एक्सेट्रा, जो भी कुछ तो भी होना चाहिए। एंड लास्ट है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? आप लोगों ने देखा है कि जैसे डॉक्टर्स के लिए एक मैगजीन आती है जिसमें दवाइयों के नाम लिखे रहते हैं, जो जो नए नए ड्रग आते हैं ना, तो वो मैगजीन हर हफ्ते उनके लिए आती है, हर महीने सॉरी। उसमें ड्रग के नाम लिखे रहते हैं, कौन सी नई ड्रग ऐड हुई है, काय के लिए। कई बार MR आते हैं, उनके यहाँ पे टाई पेन के बुकलेट वगैरह देखे जाते हैं। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर वो डॉक्टर के MR आना बंद हो जाए और वो बुकलेट आना बंद हो जाए तो डॉक्टर अपडेटेड रहेगा क्या? तो ये डिस इकोनॉमीज हुआ कि नहीं हुआ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? यस। वैसे ही प्रोडक्शन करते वक्त सबने लेबर का, कैपिटल का, रॉ मटेरियल का, ये तीनों चीज़ों का जो फैक्ट्री है, जो फर्म है, उनको मालूम रहना चाहिए कि लेबर के वेजेस क्या चल रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल कौन सा चीपली, कहाँ अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है, कैपिटल कहाँ से सस्ते में मिल सकता है। ये सारी चीज़ें जब तक मालूम नहीं रहेगी तब तक
डिस इकोनॉमीज रहेंगी और सब कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। समझ आए? ये थे इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमीज। कभी इनसे क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हमने समझ लिया। लिखना आपको है नहीं एग्जाम के अंदर, तो चिंता वाली बात नहीं है। रोज इतने ही आ रहे क्या अभी, कि 7:30 तक आते, लेट आते क्यों? कि एग्जाम है इसलिए छुट्टी मार रहे? वैसे भी होंगे कुछ पे पढ़ाई करना। चलो जा रहे दो। अब हम कुछ करके आए घर से मल्टीपल चॉइस कि नहीं किए? सर एग्जाम में कहाँ से करेंगे, मैं भी समझ सकता, आप भी गलत नहीं, तो यहीं करते हैं। 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे और क्या होगा, ठीक है। टाइम देता हूँ मैं आपको, फटाफट बताइए जो जमे, कुछ जम, जैसे 40-50 तो 1 मिनट में जम जाएंगे, बच्चे को टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए, सब तैयार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? इनमें से कौन सी चीज प्रोडक्शन कहलाएंगी? ए, टिलिंग ऑफ सॉइल, मतलब वो खेती करने के लिए करना, एग्रीकल्चर। बाकी चीजें प्रोडक्शन नहीं है। आंसर इज ए। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एवरेज प्रोडक्ट इज एट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। सही बात है ये? हाँ बिल्कुल सही है। ये देखिए, जब हम ये ग्राफ देख रहे थे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का, ये एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का जब हम ग्राफ देख रहे थे, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट लाइन इसको इंटरसेक्ट हो रही है, तब जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, बराबर। यानी ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। समझे नहीं समझे? अरे हाँ कि ना, समझा क्या भाऊ? एवरेज प्रोडक्ट रेट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। आंसर इज ए। थर्ड बताइए, बहुत आसान है। Each ऑफ द फॉलोइंग इज, बेटा नॉट बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इमोबाइल अगर नॉट नहीं रहता तो फिर तो ए भी सही रहता, बी भी सही रहता। आंसर इज इट इज प्रोड्यूस बाय फोर फादर। आपके फोर फादर बना के जा रहे के लैंड? नहीं नहीं भैया, लैंड तो नेचर ने बनाया है, ठीक है। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? बी, करके आएगा घर से? वाह, माहौल कर रहे, साइंस वाले हो आप तो, कॉमर्स वाले हो, अरे वाह। सेविंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी है, सेविंग की अपॉर्चुनिटी है, 10% रिटर्न दे रहे हैं, 8% रिटर्न दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स गवर्नमेंट निकालती है, तो ही लोग सेव करेंगे, नहीं तो सेव नहीं करेंगे, खर्चा कर देंगे। सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ना खरीदने के लिए भी, हाँ कि ना? आंसर है बी। नहीं समझे तो रोक लेना भैया। फिफ्थ बताइए। ए, क्वेश्चन जरा ढंग से पढ़ो। इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑल द फॉलोइंग आर वेरिएबल दैट आर यूज्ड बाय फार्मर एक्सेप्ट, मतलब बोला है सब चीज वेरिएबल है, इसमें से फिक्स्ड क्या है? तो ये सब में फिक्स्ड कौन सा है बताइए? बी। देखिए, द सीड एंड फर्टिलाइजर विच यूज्ड व्हेन द क्रॉप इज, सीड फिक्स्ड है क्या? फर्टिलाइजर फिक्स्ड है नहीं, जितने चाहिए मिलते। द फील्ड, फील्ड यानी लैंड, जमीन, खेती की जमीन, दैट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ट्रीज, जो हमने साफ सुफ करके रखा है, एंड इन विच क्रॉप इज प्लांटेड, ये जमीन फिक्स्ड है। लैंड इज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चिक चिक के बताया था। ट्रैक्टर यूज्ड बाय फार्मर कल्टिवेटिंग नॉट ओनली वीट बट ऑल्सो, ट्रैक्टर तो कितने भी मिलते हैं। नंबर ऑफ आवर्स, ये भी बढ़ा सकते ना, लेबर बढ़ाओ ना, नंबर ऑफ आवर्स नहीं बढ़ सकते। लेबर वेरिएबल फैक्टर है कि फिक्स्ड फैक्टर है? शॉर्ट रन में भी लेबर वेरिएबल है, तो लॉन्ग रन की तो बात ही हुआ है फिर। अरे हाँ कि ना? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या पकड़ा था? शॉर्ट रन में लेबर वेरिएबल है और लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल है। याद करो ना। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा वेरिएबल है एक्सेप्ट? क्या बोले बेटा, क्या बोले? पेड़ काट के जमीन कैसे? अरे तुम्हारी जमीन ये इतनी है
तो इतने बीच पेड़ काट के बढ़ाओगे ना, बढ़ाओगे मतलब, और पेड़ काट दिए तो और जमीन आ जाएंगी क्या? ऐसा नहीं कह रहा, ये तुमने जमीन खरीद ली, इस पे झाड़ लगे हुए हैं, तुमको खेती करनी है, तुमने झाड़ काट ली और खेती करी, जमीन बढ़ गई क्या? उतनी जमीन है तुम्हारी, उस पे झाड़। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, तो पूछा इनमें से फिक्स्ड कौन सा है? आंसर है बी। ये तो जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दिया है, फियर दैट हैज बीन क्लियर्ड फॉर ट्रीज, एंड इन विच जबरदस्ती कंफ्यूजन का डाला। चलो सिक्स्थ बताओ। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या? वेरिएबल इनपुट के बारे में, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर, नहीं ये तो एवरेज होता है, ये तो हो नहीं सकता। एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट इंक्रीज इन वेरिएबल आउटपुट, मार्जिनल होता क्या है? एडिशनल यूनिट, ठीक है। तो सी क्यों नहीं? सी इसलिए नहीं क्योंकि वेरिएबल और फिक्स दोनों बोलता है, और अपने क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल पूछा है। अरे हाँ कि ना, तो सी हो नहीं सकता। डी, रेशो ऑफ अमाउंट, रेशो तो रहता ही नहीं है, यानी आंसर है बी। बहुत आसान है, सेवेंथ वाला बताइए। मार्जिनल रिटर्न कम हो रहे हैं, इसका मतलब? सीधी सी बात है, इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट। भैया रिटर्न कम हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट बढ़ रही होंगी कि नहीं? याद है क्या? सी। को एमसीक्यू कराने का ऑब्जेक्टिव ही ये है क्लास में कि आप लोगों को जो सब जम रहे कि नहीं देख लिया, और यहाँ गलती हो जाएंगी चलेगा, वहाँ गलती नहीं होंगी अगर यहाँ पे सब बराबर हुआ तो, ठीक है। चलिए एट्थ बताइए। इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में क्या यूज करते, याद करो वो लॉन्ग रन वेरिएबल वाला। शॉर्ट रन के अंदर अपन क्या करते थे? क्या बात कर रहे हैं यार, उसमें लेबर को वेरिएबल रखा था, तो ऑल फैक्टर्स फिक्स्ड रखे थे क्या? नो वेरिएबल ऐसा रखा था क्या? ऑल फैक्टर फिक्स नो वेरिएबल ऐसा रखा था क्या? बस ये बता दो। नहीं ये तो था ही नहीं सर, ऑल में लेबर भी आ गया और साथ में और लिखता है नो वेरिएबल, यानी लेबर तो वेरिएबल रखा था ना भैया अपन ने। एक सही है, एटलीस्ट एक तो फिक्स्ड रखा ही था। अरे एटलीस्ट एक तो फिक्स था, बाकी वेरिएबल थे। एंड फर्म नाइदर लिविंग नॉर एंटरिंग द इंडस्ट्री, फर्म उसी इंडस्ट्री के अंदर थी, शॉर्ट रन में ना छोड़ के जा रही थी ना भाग रही थी। ए भी पूरा करेक्ट नहीं है, लेकिन बी और डी कौन सा करेक्ट है ये बताओ। जनरली ये पीरियड विच इज शॉर्टर देन 1 ईयर, ऐसा कहीं पढ़ा था शॉर्ट रन होता है? नहीं। सी तो हो ही नहीं सकता। डी, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड प्रोडक्शन इज डन, ऑल इनपुट्स आर नॉट वेरिएबल, ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल, तो आंसर ए करेक्ट है। ए से भी बेहतर आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसीलिए। नाइन्थ बताओ। क्वेश्चन जरा अच्छे से पढ़ना एक बार, हाँ। एक्सेप्ट लिखा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, ये बड़े बदमाश रहते, एक लाइन डाल के क्वेश्चन का मतलब ही बदल देते, एक वर्ड डाल के, सॉरी। बेटा सी कैसे? सी तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, सी में क्या गलती है बताओ। एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है, मार्जिनल प्रोडक्ट उसको इंटरसेक्ट करता है, और उस वक्त टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते रहता है। मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें से, पता है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। एक्सेप्ट, इनमें से सब कुछ सही है, एक्सेप्ट कौन सा गलत है? ये गलत है। When total product is rising, average product and marginal product may be either rising or falling. क्यों भाई, क्या गलत है ए में? सही तो है ए। वाह, ए में क्या गलती है बताओ मेरे को। कोई गलती नहीं है ए में, ये देखिए
व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, ये देखो यहाँ तक बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल बढ़ भी सकते कम भी हो सकते, बढ़ भी सकते कम भी, तो सही तो लिखा है क्या गलत लिखा है? क्या बात कर रहे हो यार आप लोग, घर पे पढ़े ही नहीं इसका मतलब कुछ भी। उसके बाद क्या लिखा है और ऑप्शन? अब तो डी बोलोगे ना आप, अब क्या बोलोगे? हाँ नहीं आपने पहले से बोला, गुड। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ है? ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट, नहीं यहाँ का एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल, वो तो यहाँ पे हो रहा, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर है डी। समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, पढ़ाया भी था आपको, आपने उस वक्त हो भी बोला था, इसीलिए करा रहा हूँ, जो गलती करना है क्लास में कर लो। समझ आई बात? आंसर है बी, सॉरी डी। 10th बताओ भैया। टेंथ चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों। ए सी टू इकोनॉमिस्ट, मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इज दैट, बेटा ये क्या सोच के बोला? शॉर्ट रन में ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, लेबर को वेरिएबल कौन पकड़ता है फिर? कुछ भी बोलते हैं यार। इन शॉर्ट रन फॉर्म्स वेरीज ऑल इनपुट, नहीं ऑल तो वेरी कर ही नहीं सकते। इन शॉर्ट रन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉर्म इनपुट लेवल इज फिक्स्ड, हाँ लेबर एटलीस्ट वन, सॉरी लेबर को वेरिएबल रखते, बाकी सबको फिक्स्ड रखते, लेकिन एटलीस्ट एक को तो फिक्स रखना ही है। ए और बी तो है ही नहीं। इन लॉन्ग रन फर्म इज मेकिंग अ कॉन्स्टेंट डिसीजन अबाउट हाउ टू यूज एग्जिस्टिंग प्लांट मशीनरी एफिशिएंटली, नहीं ये डिसीजन शॉर्ट रन में लिया जाता है, लॉन्ग रन में तो नए नए डालने का सोचते हैं। सी आंसर करेक्ट है। 11th बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इनमें से बेस्ट कौन सी है जो आपको अच्छी लगे? देखो ए तो हो नहीं सकता क्योंकि सप्लाई की बात कर रहा है, बी टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा है, पहले प्रोडक्शन तो कर ले फिर रेवेन्यू की बात करना ना, प्रोडक्शन मतलब इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, हाँ कि ना? तो आंसर है सी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई टू, बहुत आसान है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, एक शॉर्ट रन के लिए पढ़ाता है, एक लॉन्ग रन के लिए पढ़ाता है। डिमिनिशिंग रिटर्न किसके लिए है? शॉर्ट रन के लिए, बट नॉट द लॉन्ग रन। आसान। मेरे को बताओ, अभी भले ही आपसे गलती हो रही है, लेकिन जो भी क्वेश्चन अपन किए वो सब पढ़ाया था ना, अच्छे से याद आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा ना? तो यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगी, एग्जाम में गलती नहीं होंगी अब अभी। हाँ लेकिन ध्यान दो, नहीं तो हवा में ख्यालों में कोई फायदा नहीं। इसीलिए क्लास में प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, भले ही घर पे मत पढ़ो, नहीं हुई पढ़ाई कोई बात नहीं, क्लास में फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंस आपका जरूरी है। आप देख लेना एग्जाम में, जो बच्चे रेगुलर हैं यहाँ पे, आपको पक्का मेरी याद आएंगी एग्जाम के पेपर के दिन। आप लोग बोलोगे हाँ सर आप थे, मतलब थे यानी हम क्लास में थे तो उसका बेनिफिट मिला, भले ही आपकी थोड़ी बहुत कम पढ़ाई हो, लेकिन क्लास में फिजिकली और मेंटली दोनों चाहिए। आई बात समझ? ठीक। डिमिनिशिंग रिटर्न्स अकर कब होते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न सोच के बताना, याद करो आपका वो लॉ, पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, फिर लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता था? टोटल प्रोडक्ट बढ़ता था, मार्जिनल नीचे जाता था, एवरेज भी नीचे जाना स्टार्ट हो जाता था, याद है? तो आंसर क्या हुआ? बी। व्हेन यूनिट वेरिएबल इनपुट एडेड टू फिक्स्ड इनपुट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स, यार आंसर है बी। चलिए 14, 15, 16 तो मैं कतई नहीं बताऊंगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। ये टोटल आउटपुट दिया है, इधर इधर मार्जिनल दिया है, 0 पे कुछ नहीं दिया है, 1 पे यहाँ 100 दिया है, यहाँ 100 दिया है, 2 पे यहाँ कुछ नहीं दिया लेकिन यहाँ 80 दिया है, तो ये कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये जो रहता है ये इसका और इसका डिफरेंस रहता है। अब ये निकाल लो, इसका और इसका डिफरेंस कितना हुआ? आसान था ये,
अब आंसर दे दो। अरे आसान दे दो, बहुत आसान है भैया। व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड? ये 2 आवर्स है, टोटल आउटपुट कितना है? 180। अरे हाँ कि ना। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर थर्ड आवर ऑफ लेबर? थर्ड आवर के लिए मार्जिनल 60। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट फॉर फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ लेबर? एवरेज यानी टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। व्हाट इज टोटल फॉर 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 3 आवर्स ऑफ लेबर? टोटल इज 240। और टोटल कितने घंटे के लिए? 240, 3 घंटे के लिए। 240 डिवाइड बाय 3 यानी आंसर है 80। समझा कि नहीं समझा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आसान है। एक बार ये तो अपने को निकालना आता ही है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर लेना और उसके बाद शुरू हो जाना। चले आगे। Which of the following increases continuously with increase in production? इनमें से कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कंटिन्यूली बढ़ती रहेंगी प्रोडक्शन बढ़ाने से? देखो फिक्स तो बढ़ नहीं सकती, एवरेज बढ़ भी सकती नहीं भी बढ़ सकती, मार्जिनल जनरल टोटल प्रोडक्शन पे रहता है। और टोटल कॉस्ट में क्या आता है? फिक्स्ड भी आता है, वेरिएबल भी आता है। और वेरिएबल वो तो बढ़ना ही है सर, रॉ मटेरियल लेबर आप जैसे से बढ़ाते हो। अप्रोप्रिएट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप्ड? नेवर यू शेप्ड। देखो मार्जिनल कैसा रहता? ऐसा जाता, एक एक ऐसा वाला है, सारे कर्व मुड़े हुए हैं, कौन सा मुड़ा हुआ नहीं है? चलो दिखाता हूं आपको। एक बार देख भी लेते ना, देखने में हमारा क्या जाता है। ये देखो भैया, इनमें से तीनों कर के तरफ नजर उठाओ, ये तो पूरा ही यू शेप्ड है। ये मार्जिनल भी ऐसा जाके ऐसा जा रहा, यू जैसा हो गया। ये वाला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये भी यू जैसा हो गया। और ये कभी यू बन सकता क्या? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जैसे फिक्स्ड रहती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा वो कम होती जाएंगे, वो नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे न्यूमरेटर फिक्स्ड है, डिनोमिनेटर चेंज होता जाता होता जाता होता जाता। आंसर इज, बोलो ना, डी। नाइनटीन बताइए, बहुत आसान है। इनमें से कौन सी वेरिएबल है? बता दो भैया। अरे इतना सोचना पड़ रहा है ए में भी। ये 20 बताओ। 20 सी। बेटा एक बार 20 के अंदर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लिखा है, इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लिखा है। एवरेज मतलब क्या होता है पता है? न्यूमरेटर फिक्स्ड रहता है, डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, न्यूमरेटर फिक्स्ड है, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो कम होंगी कि बढ़ेंगी? 10 डिवाइड बाय 1 करूँ तो 10 आएगा, 10 डिवाइड बाय 2 करूँ तो 5 आएगा, 10 डिवाइड बाय 3 करूँ तो 3.3 आएगा, 10 डिवाइड बाय 4 करूँ तो 2.5 आएगा। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये यूनिट्स है 1 2 3 4। तो ये कम हो रही कि नहीं हो रहा एवरेज? मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। आंसर बी है, डिक्रीजेस। चलो 21 बताओ। इनमें से किस कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है। हाँ, इफ a move from one firm moves from one point on production isoquant to another, which of the following will not happen? आइसोक्वांट कर्व पे आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका आउटपुट सेम रहने वाला है। तो आंसर क्या हुआ?
चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, ये नहीं होगा कहीं भी आप जाके खड़े हो जाओ। 23rd बताइए, मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट कौन से इससे रिलेटेड है? देखिए, इकोनॉमिक और अपॉर्चुनिटी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है ये बताओ। क्योंकि मार्जिनल कब होती है चेंज? जब वेरिएबल कम ज़्यादा होती है सर। फिक्स मार्जिनल रिप्रेजेंट द चेंज एंड वेरिएबल कॉस्ट इज चेंजिंग, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट चेंजिंग, यानी आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 24th, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखना बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, एग्जाम में देखने के लिए नहीं रहेगा भाऊ। सी, when average cost is rising marginal cost is above average cost। सही बात है क्या है? और मैंने आपको बोला था जब सिर्फ एवरेज कॉस्ट लिखा है उसका मतलब क्या हो गया? एवरेज फिक्स प्लस फिर, यानी एवरेज टोटल पकड़ना है अपने को, वो समझना है, ठीक है? तो क्या है आंसर? ये देख लो, याद नहीं आ रहा तो याद करा देने लिखते हैं। क्या बोलता है? व्हेन, क्वेश्चन क्या लिखा है? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, विच ऑफ द फॉल, नहीं ये रहा, हाँ। व्हेन सी आप लोग बोल रहे हैं ना, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कहाँ है भैया? ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई है, जब ये बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके ऊपर है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हुआ फिर? सी। 25th बताओ, इनमें से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट याद है कि क्या होता? भूल गए? क्या होता? अकाउंटिंग कॉस्ट होता कि इकोनॉमिक कॉस्ट में आता? ये देखो इधर, अकाउंटिंग प्रॉफिट को टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट होता है, और इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आता है। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अरे मैं कहीं और काम करता तो क्या होता, इस टाइप की चीज़ें। यहाँ सिर्फ किसकी बात की है? एक्सप्लिसिट। अकाउंटिंग में सिर्फ एक्सप्लिसिट रहती है, यानी एक्चुअल, एक्चुअल रहती है। चलो अब जवाब दो, दो जवाब दो अभी, अभी तो समझ गया ना। Which of the following is an example of explicit cost? Wages of promoter could have been, could have तो हो ही नहीं सकता। Income that could have been, ये हो ही नहीं सकता। Payment of wages, हाँ। Normal profit earned by firm, ये कॉस्ट रहता कि कमाई रहती है? ये कमाई रहती है। आपको पूछा गया है कॉस्ट, यानी आंसर है सी। आसान है, अरे हाँ कि ना। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। 26 बताइए। 26, इनमें से कौन सा इम्प्लिसिट कॉस्ट है? मतलब कुड हैव बीन वाला रहना चाहिए, दैट कुड हैव बीन, ऐसा कर सकते थे, तो ए तो आसान है यार। हाँ चलो अब 27th बताओ। 27 बताओ, डेटा दिया है आपको बेटा। The average fixed cost of 2 unit of output is D, D है ना? 205, 410 डिवाइड बाय 2, कितना है बोले? ए है, बी 85। अरे बोलो ना हाँ कि ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट ऑफ आउटपुट कितना? डी 205, बी 85। 85 कैसे आया बेटा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स।
तो व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट सेकेंड यूनिट? अच्छा, आपने ऐसा किया है क्या? 330 में से 410 माइनस ऐसा कुछ किया है? तो डिवाइड बाय 2। अच्छा, 240 में से 410 माइनस करने के बाद जो बचा डिवाइड बाय 2, ऐसा किया, ठीक है। और 205 वालों ने क्या किया? 410 डिवाइड बाय 2 किया, बराबर है। और किसी का और कोई आंसर है दिमाग में? यानी आंसर बी या डी में से कोई हो सकता है, हाँ कि ना? मारो सी पे टिक। ऐसी गलती तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, और अपने थोड़े दिमाग पे इतू सा जोर डालो, ज़्यादा नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इधर देखो, मेरे तरफ देखो। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या? जो फिक्स है, जो प्रोडक्शन करो या मत करो वो रहने वाली है। ये टेबल में जब आपका आउटपुट 0 है तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 240। मतलब 0 आउटपुट रहने के बाद भी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही? 240। सॉरी, टोटल कॉस्ट लग रही 240। तो ये कौन सी कॉस्ट हुई? फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या हुई? फिक्स प्लस वेरिएबल। ये क्या हुई? फिक्स प्लस वेरिएबल। ये क्या हुई? फिक्स प्लस वेरिएबल। ये सारी फिक्स प्लस वेरिएबल टोटल कॉस्ट है। ये भी फिक्स प्लस वेरिएबल है, लेकिन 0 यूनिट पे वेरिएबल 0 रहती है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं ना, तो वेरिएबल रहेंगी कहाँ से? कौन सी रहेंगी? फिक्स्ड रहेंगी। और फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे, 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 कहीं भी चले जाओ वो फिक्स्ड ही रहने वाली है। यानी कहीं भी जाओ तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 240। और आपको कौन से नंबर पे पूछा है? सेकंड नंबर पे। क्या पूछा है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। 240 डिवाइड बाय 2, व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? 120। समझा गया? अब जितने भी एब्सेंट है ना, वो सब यहाँ गलती करेंगे एग्जाम में। आप लोग करोगे क्या? नहीं। समझ गया कि नहीं समझा? अरे कैलकुलेटर नहीं लगाना पड़ता 240 डिवाइड बाय 2 पे। अरे हाँ, वेरी गुड। आगे का बताओ फिर क्या? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट कैसे निकाला? सर 690 माइनस 600, सिंपल। व्हाट इज मार्जिनल? टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1, सिंपल। आंसर इज 80। हाँ, 29 का जवाब दो। आपको पूछा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स स्टार्ट टू अकर बिटवीन यूनिट्स। डिमिनिशिंग मतलब अब रिटर्न जो है वो डिमिनिश कैसे हो रहा है। अब ध्यान सुनो, रिटर्न का डेटा तो दिया नहीं है। डेटा किसका दिया है? कॉस्ट का दिया है। कॉस्ट अगर बढ़ती है तो रिटर्न कम होते हैं, कॉस्ट कम होती है तो रिटर्न बढ़ते हैं। आपको सवाल ने पूछा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी रिटर्न कब कम होना स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कब कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो रही है ज्यादा। देखो, बताओ कैसे? हम्म यानी रिटर्न बढ़ रहे होंगे ना, यहाँ बढ़ रहे होंगे रिटर्न। ये देखो, यहाँ कॉस्ट कम है, कितने का डिफरेंस है? 90। यानी रिटर्न क्या हो रहा होगा? अब यहाँ कितना डिफरेंस रहा? 80। यानी रिटर्न बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, मतलब रिटर्न बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। यहाँ कितना डिफरेंस है? 70। यहाँ कितना डिफरेंस है? 60। वेरी गुड। यहाँ तक कॉस्ट कम हो रही। अब यहाँ कितना डिफरेंस है? 70। बढ़ना स्टार्ट हो गया कॉस्ट, मतलब रिटर्न होना लग गए कम, यानी 4 to 5। समझ आया क्या भाऊ? ये भी सर वैसा ही है ना? हाँ, ये भी वैसा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? 4 to 5। सर आपको पूछा है ना स्टार्ट टू अकर, है ना? आंसर है सी। अब 30 तो मैं कतई नहीं बताऊंगा। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज ए चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। चलिए 31 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से सही क्या है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के हिसाब से? बोलो। ये ऐसा रहता मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ऐसा यू शेप में रहता एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व
इंटरसेक्ट एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व व्हेन एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, हाँ की ना? तो आंसर क्या हुआ? सी हुआ ना बेटा। एटीसी कर्व इंटरसेक्ट एमसी कर्व एट मिनिमम एमसी, नो मिनिमम एमसी तो यहाँ पे है, आंसर हुआ सी। एमसी कर्व इंटरसेक्ट द एटीसी कर्व एट मिनिमम एटीसी। अरे ये याद है कि नहीं है? मैं बोला था ये ग्राफ का पिक्चर यहाँ बिठा लो, नहीं तो एग्जाम में ड्रॉ करके रख देना, इस पे क्वेश्चन आएंगे। और ग्राफ देखोगे तो सारे क्वेश्चन 1 मिनट में जम जाएंगे, लेकिन ग्राफ देखने नहीं मिलेगा। ये लॉगरिथम टेबल नहीं है कि लॉग मांग लिए एग्जाम में, ठीक है? चलिए 32 बहुत आसान है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। डी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन? इनमें से कौन सी चीज कॉस्ट नहीं बताती? कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड है, लेबर प्राइस कॉस्ट से रिलेटेड, टैक्सेस भी कॉस्ट। कैसी बात कर रहे हैं आप? गुड्स खरीद के लाते हो, उस पर अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो आपके गुड्स महंगे होंगे कि नहीं होंगे? अरे रॉ मटेरियल लगता है कि नहीं? टैक्स ज़्यादा लगेगा तो महंगा होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि ना? हाँ। लेकिन चौथा ऑप्शन देखो, प्राइस ऑफ फर्म आउटपुट, फर्म के आउटपुट का प्राइस जो आप बाजार में बेच रहे हो, इससे कॉस्ट का क्या लेना देना? उसके कारण कॉस्ट डिटरमाइन हो रही कि भैया इतने में बेचेंगे तो इस हिसाब से कॉस्ट करो, कि कॉस्ट से वो डिटरमाइन होता है? कॉस्ट से प्राइस डिटरमाइन होता है, कॉस्ट कितनी आई, प्रॉफिट कितना जोड़ना है, फिर आता है सेलिंग प्राइस। यहां पूछा है विच इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट से प्राइस डिटरमाइन होता है, प्राइस से कॉस्ट डिटरमाइन नहीं होती। क्यों? सही है ना? तो आंसर क्या हुआ? डी। 34 बहुत आसान है, जल्दी बता दो, मैं आगे चलता हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है? इसका सिंपल फॉर्मूला है जी, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इधर उधर जो करना है करते रहो, वो आपको आता है, मैथमेटिक्स है, बराबर है। चलो 35 तो बताओ। सपोज आउटपुट इंक्रीजेस इन शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट का क्या होगा? देखो बेटा, डिक्रीज तो होने से रही टोटल कॉस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, काय के लिए? शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड काय को बढ़ता, सी नहीं हो सकता। इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट ओनली, अरे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भैया, वेरिएबल शॉर्ट रन वेरिएबल, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट हो। समझ लो, अगर अभी नहीं भी करके आए तो समझ लो, घर पे फिर करना, फिर कोई डाउट रहे तो व्हाट्सएप, ठीक है? 36 बताओ। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉल्स? इनमें से कौन सी गलत है? कौन सी गलत है? इट रिप्रेजेंट लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट, ये सही है। अलग अलग शॉर्ट लेवल पे हमको बताता है लॉन्ग रन, सही है। इट इज डिराइव फ्रॉम अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, हाँ बहुत सारे छोटे छोटे बनाते थे, उससे टेंजेंट बनाते थे। द शॉर्ट रन कर्व एट मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट लीस्ट कॉस्ट प्लांट साइज फॉर अ लेवल ऑफ आउटपुट, नहीं, ये बताता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। प्लांट का साइज क्या है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। एज आउटपुट इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय फर्म इंक्रीजेस, सीधी बात है, आउटपुट बढ़ेगा तो आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। यानी गलत क्या है? सी गलत है भैया। 37 तो बताइए और सोच के जवाब देना, मुझे पूरा यकीन है आप इसमें गलती करने वाले हो, पूरा यकीन है। negatively sloped, that is falling part of long run average cost curve। long run average cost curve याद है बेटा कैसा रहता? ये ऐसा जाता, याद है? फॉलिंग पार्ट यानी ये वाला पोर्शन हो गया फॉलिंग पोर्शन। क्या कम हो रही बेटा? कॉस्ट कम हो रही।
कॉस्ट कम हो रही तो क्या बढ़ रहे होंगे, रिटर्न्स बढ़ रहे होंगे। याद है, बराबर है, गलत बोला कुछ नहीं? तो चलो बताओ फिर। जल्दी बोलो। रिटर्न डिमिनिश नहीं हो रहे, डिस इकोनॉमीज भी है नहीं, डिफिकल्टी भी काय की आ रही, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही ना यार, कैसी बात कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ना मतलब रिटर्न बढ़ना होता कि नहीं होता? और जब कॉस्ट कम हो रही तो रिटर्न बढ़ते ना, उसी को तो इकोनॉमीज बोलते हैं, हाँ कि ना? अरे ऐसा बताया था ना यार मैंने, क्या बात कर रहे हैं यार, बताया था, मेरे को याद नहीं, मेरे पास सबूत भी है, पूरी रिकॉर्डिंग है, आई हैव द प्रूफ्स। ये भी बताया था कि ये देखो बेटा, यहाँ पे कभी भी ये पार्ट इकोनॉमीज का है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम हो रही, ये नॉर्मल है कांस्टेंट, और ये है डिस इकोनॉमीज। बताया था ना बेटा, हाँ, सबूत भी है और गवाह भी है। चलिए 38 बताओ। अब ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। पॉजिटिव स्लोप यानी राइजिंग पार्ट, कॉस्ट बढ़ रही है मतलब कौन सा होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि डिस इकोनॉमीज? हाँ, तो आंसर क्या हुआ बोलो? अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या? हो गया फिर तो कल्याण। हाँ, 39, 40, 41, 42, इन सब का सोच समझ के जवाब दीजिए प्लीज। पहले 39 का बताओ, आपको मैं भरपूर समय दूंगा, ले लो समय, जी लो अपनी जिंदगी, जाओ पहले, लेकिन आंसर सही दो। सोच के दिमाग लगा के एक एक वर्ड पढ़ के जवाब देना, आंखें अक्सर धोखा खा जाती है। थर्टी नाइन बताइए पहले तो। 420, क्या बात, क्या बात। डी 120, अरे 20, वाह क्या बात है। नॉर्मल इंसान, पूरे ही रैशनल बन गए यार, आप तो पूरे ही रैशनल बन गए, इतना भी रैशनल नहीं बनना है। एक नज़र में हर आदमी यही देख के बोलेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स जिसने नहीं पढ़ा वो भी 20 ही बताएगा। हाँ 420, अरे सही है बेटा तुम्हारा, तुम काहे को चिंता कर रहे, काय आगे का कर रहे क्या? हाँ करो, बाकी लोगों को नहीं आया 420, आया? अब मिली जुली सरकार बना के बना लोगे 420 आगे। बेटा आपको क्या पूछा है? फर्म्स की एवरेज टोटल कॉस्ट इज 300 एट 5 यूनिट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, हाँ की ना? एवरेज कॉस्ट कितनी दी है? 300। टोटल कॉस्ट पता नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 5। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई भी समझाना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट 1500 कैसे हुई। ठीक है, और 320 था 6th यूनिट पे, 320 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 6, देयरफॉर टोटल कॉस्ट एट 6th यूनिट एट 5th यूनिट। 6th यूनिट पे 320 इंटू 6 करो, जल्दी बताओ। 1920। और निकालने को क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल, मार्जिनल एट 6th यूनिट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एट 6th यूनिट? इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट 6th माइनस टोटल कॉस्ट एट 6 माइनस 1, दैट इज 5। चला, इतना आसान क्वेश्चन था यार, दिमाग ही नहीं लगा रहे अपना। घर पे बेच के आए क्या दिमाग? घर पे छोड़ के आए क्या? सॉरी। चलो अभी 40 सही बताओ कम से कम। 4040, फोर्टी 40। डी 100। और कोई है जवाब आपके पास? अरे 7 यूनिट बनाने में एवरेज कॉस्ट 150 है और उसमें से 350 फिक्स्ड है भैया। 7 यूनिट बनाने में टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट 150, तो टोटल कितनी हुई? 150 इंटू 7 कितना होता? 1050। 1050 में से फिक्स्ड कितनी है? साफ साफ लिखा है 350, यानी वेरिएबल कितनी है? 700। 700 वेरिएबल है कितने यूनिट बनाने में? 7, तो पर यूनिट वेरिएबल कितनी हुई?
मुंह पे आ रहा आंसर। समझा नहीं समझा? नहीं समझा तो बताओ फिर से लिख के। ये देखो भैया इधर, सुन रहे क्या? फर्स्ट बेंच नहीं जमा? पक्का? चलो आगे। 7 × 150, 1050 हो गया। ये हो गई टोटल कॉस्ट। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया है 350। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल। मैंने फिक्स्ड इधर ला ली, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड इज इक्वल टू वेरिएबल। हाँ कि ना? ये चली गई तो क्या आया? 700। ये 700 वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन कितने यूनिट की? 7 यूनिट की। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 700 डिवाइड बाय 7, 100 वेरिएबल कॉस्ट। यानी आंसर है ए, सॉरी डी। आसान है भैया, बहुत आसान है। चलो 41 उससे भी आसान है, गलती नहीं होनी चाहिए। ए 280। वाह वाह मानसी वाह, मजा आ गया। वेरी गुड, सही है, मतलब सही है, गलती नहीं है। अरे 41 ये सही है ना? गलत क्या बोल रहा? मैं क्या बोल रहा गलत है? मैंने तो वेरी गुड बोला। अ फर्म हैज वेरिएबल कॉस्ट 1000 एट 5 यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट 400। 5 पे रहे, 6 पे रहे, 100 पे रहे, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेंगी ना। और इसी पे तो 1000 प्लस 400 टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 5, 280। अभी आसानी तो है। चलो 42 बताओ। ऐसा ABCD मत बोलो, फिगर्स बोलो। क्या? 30 30 पक्का? वैदे ही जमा क्या बताऊं? फर्म की एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दी है 20 एट 6 यूनिट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 6 यूनिट, तो टोटल कितनी होंगी? ये एवरेज दिया है, देखो बेटा, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन क्वांटिटी। एवरेज आपको दी है 20, टोटल पता नहीं है सर, और क्वांटिटी दी है 6, तो टोटल कितनी होगी? 120। अब 4 पे जाओ, 6 पे जाओ, 7 पे जाओ, ये तो 120 ही रहने वाली है। तो एवरेज 4 पे क्या निकलेगा? 120 डिवाइड बाय 4। आंसर क्या हुआ? 30। यानी आंसर है बी। आपको 4 पे निकालना है ना, तो 120 फिक्स्ड है, हर जगह फिक्स्ड रहेंगी ना ये, तो डिवाइड बाय 4। ऐसे क्वेश्चन में कभी घाई नहीं करना, 1 मिनट ज्यादा देना। वो लिखा क्या, एवरेज टोटल बोल रहा है, एवरेज फिक्स्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा, पहले अच्छे से पढ़ लेना है कि ना। क्योंकि आपको मालूम है टोटल क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मार्जिन, ये सब आपको मालूम है, लेकिन अप्लाई करने में गलती करते हैं, वो अपने को नहीं करना। चलिए बताइए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मैन ने मेटल बनाया? वाह, मेटल बनाया, सोना मैन ने बनाया है क्या? उससे निकाला सिर्फ। सर्विस और डॉक्टर को प्रोडक्शन मानते कि नहीं? लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। आंसर है ए। हाउसवाइफ को प्रोडक्शन नहीं मानते। मैन क्रिएट स्टेबल, यानी उसने मैटर बनाया है क्या? नहीं। मैन अगर वुड बनाएगा तो मैटर बनाएगा, लेकिन मैन वुड बना सकता क्या? नहीं बना सकता। लकड़ी बनाएंगे कैसे अपन? वो तो जमीन नेचर बनाता है, आप थोड़ी बनाते। बहुत आसान है 44, मैं बताऊंगा ही नहीं। अब एक बात ध्यान से सुन लो, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जम रहा है और ABCD में D हम ऑल ऑफ द अबव लिखा है, तो काय पे टिक मारना? ऑल द अबव। क्योंकि 99.99% केसेस में ये देखा गया है कि जहाँ भी ऑल द अबव आता है आंसर वही होता है। ऐसा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी, कोई भी किताब में डाल दो, चाहे BC के हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो छोड़ के मत आना। अगर नहीं आ रहा है तो भगवान का नाम लेके ऑल द अबाउ टिक कर देना, मिल जाएंगे मार्क्स। और जम रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जम रहा तो की बता, आई बात समझ में। और 2 में कंफ्यूजन लग रहा तो ऑल द अबाउ पे ज़्यादा फोकस कर लो। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची, फायदे में रहोगे, मार्क्स मिलेंगे। चलो 45 बताइए। शॉर्ट रन को क्या बोलेंगे? 6 मंथ, 5 years, ऐसा करते क्या? सारे इनपुट फिक्स रखते क्या? नहीं, एटलीस्ट 1 इनपुट इज फिक्स्ड। 46 बताइए।
46. If decreasing returns to scale are present, डिक्रीजिंग रिटर्न मतलब, डिक्रीजिंग रिटर्न मतलब रिटर्न कम हो रहा है, मतलब कॉस्ट बढ़ रही है। देन इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय 10%, आउटपुट का क्या होगा? आप सारे इनपुट बढ़ा रहे हो तो आउटपुट का क्या होगा? देखो, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल प्रेजेंट है। डिक्रीजिंग रिटर्न मतलब क्या हो रहा? रिटर्न कम नहीं, रिटर्न डिक्रीज हो रहा। यानी मतलब 100 डालूंगा तो 100 बन के नहीं निकलेगा, 90 बनेगा। डिक्रीजिंग रिटर्न का ट्रेंड है। रिटर्न यानी मैं जितना डाल रहा बदले में आउटपुट मेरे को उतना नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है। पहले याद है एकदम तेजी से बढ़ता था, फिर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड, बढ़ तो रहा है, बढ़ेगा जरूर सर, लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड में। ये ऐसा ग्राफ गया था, फिर थोड़ा ऐसा गया था, फिर ऐसा गया था, याद है वो ग्राफ? यानी इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ तक तो तेजी से बढ़ रहा है, इसको बोलते थे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसके आगे हम जाते थे डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और इसके आगे आ जाता था नेगेटिव रिटर्न्स, याद है? डिक्रीजिंग का ट्रेंड है, डिक्रीज, कम मिल रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहे। नेगेटिव जाना मतलब जेब से जाना, जेब से आया कुछ नहीं, उल्टा निकाल के दिया, वो होता है नेगेटिव। तो अपने कौन से स्टेज की बात कर रहा है? ये सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है। याद है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 नहीं याद हो तो दिखाओ आपको एक बार जादू। ये देखो, ये देखो बेटा, आहा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तक, और उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग रिटर्न, पूरा फेज ये डिक्रीजिंग रिटर्न का है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार देख लो। इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% से मैंने इनपुट बढ़ा दिए, तो मेरा आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ तो जाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव रहता तो आप बढ़ाते और उधर चला जाता। ठीक है, तो ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए में क्या लिखा है? डिक्रीज। बी, आउटपुट विल इंक्रीज बाय 10%, नहीं, उतना कैसे होगा? क्योंकि हम डिमिनिशिंग रिटर्न वाले फेज में। आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%, हाँ ये हो सकता है, लेकिन डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आउटपुट विल इंक्रीज बाय मोर देन, अरे सर जब इक्वल नहीं हो पा रहा तो मोर देन का तो सवाल ही नहीं उठता। आंसर इज सी, 46। कभी भी ठंडे दिमाग से सोचने का। चलिए आगे चलते हैं, आंसर इसका सी है। 47 बताइए बेटा। The production function is a relationship between given combination of input and another combination that yields same output, नहीं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन। भैया इतना इनपुट लगेगा, इतना आउटपुट निकलेगा, इतना इनपुट लगेगा, इतना आउटपुट निकलेगा, ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। याद है क्या? प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये इनपुट्स है, ये आउटपुट है, हाँ कि ना? अनादर कॉम्बिनेशन नहीं, ये तो हो नहीं सकता। द हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट का दिया। इंक्रीज इन आउटपुट जनरेटेड बाय 1 यूनिट इंक्रीज इन वन आउटपुट, ये मार्जिनल होता है, ये मार्जिनल वाली बात है। ऑल लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी जनरेटेड बाय दोस्त, नहीं लेवल बताता ही नहीं, एक लेवल बताता है, एट अ पर्टिकुलर लेवल बताता है। एंड आंसर इज बी, 47 का बी। 48 बताइए। The marginal product of labor is below average product of labor, it must be true that, इधर देख लो, ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है और ये एवरेज प्रोडक्ट कर्व है, याद है क्या? एवरेज प्रोडक्ट एक मैक्सिमम पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन होता है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है और ये उसके ऊपर रहता है। बोलो,
द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो एवरेज प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट लाइन है, ये एवरेज प्रोडक्ट लाइन के नीचे है, इसका मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग। आंसर सी। ये देख लो, ये भी फॉल होना स्टार्ट। अरे ये लाइन देखी कि नहीं देखी? देखी थी ना। 49 बताओ। The average product of labor is maximized when marginal product of labor is, ये देख लो, इक्वल, तभी एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमाइज। आंसर है ए। 50 बताओ। Law of variable proportion is drawn under all of the assumption mentioned below except the assumption that, इनमें से कौन सा assumption नहीं है law of variable proportion का? There must be some input whose quantity is fixed. Yes. We consider only one physical input not economically profitable in monetary terms. Yes. हम monetary terms की बात ही कहाँ करते हैं? हम तो output की बात करते हैं. Technology is given and stable. Yes. Technology is changing. No. हम ये assumption करते हैं कि technology is not changing. यानी आंसर A. 51. बहुत आसान है 51। आपको प्रोडक्शन फंक्शन बताना है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कहाँ लिखा है रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट? ए में फिजिकल इनपुट फिजिकल आउटपुट, सिंपल। बाकी जगह सब फालतू लिखा हुआ है। हाँ कि ना? 52 बताइए। लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, लॉ ऑफ प्रोडक्शन में इनमें से कौन सी चीज नहीं है? रिटर्न्स टू स्केल यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन के लिए रहता है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर ये भी लॉन्ग रन शॉर्ट रन प्रोडक्शन का है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये भी प्रोडक्शन के लॉ है। लॉ ऑफ लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऐसा कुछ सुना अपन ने? नहीं, ये नहीं है। 53 आइसोक्वांट, बहुत आसान है। कई लोगों के दिमाग में आंसर डी आ सकता है, बोथ बी एंड सी। बोलो। ए बी सी डी, ए बी सी डी। आइसोक्वांट क्या होता है बेटा? वो कर्व रहता है, उस पर क्या होता है? जैसा इंडिफरेंस रहता वैसा आइसोक्वांट रहता। आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेबर कैपिटल का यूज कर लो, आपको यूनिट्स ऑफ आउटपुट उतने ही मिलेंगे पूरे कर्व पे। बराबर है? याद आ गया? चलो अब जवाब दे दो। ठीक, किसने बोला? वेरी गुड। अरे भैया, ऑल ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट, इनपुट यानी क्या? लेबर कैपिटल, दैट यील्ड सेम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी आउटपुट। आंसर सी। अब ध्यान से सुनो सर, बी क्यों नहीं? कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है। एक एक ऑल्टरनेटिव पढ़ते हैं। आइसोक्वांट याद आया क्या? ये ऐसा एक कर्व रहता था, यहाँ खड़े हो जाओ या यहाँ हो जाओ या यहाँ हो जाओ, आपको आउटपुट सेम मिलेगा। जैसा आपका इंडिफरेंस कर्व था ना, वैसा ही ये रहता था। एक बार देखना चाहते हो तो देख लो। ये देखो बेटा, याद आया कुछ? याद आया कुछ? ये कुछ भी चेंज कर लो आउटपुट सेम रहेगा, कुछ भी चेंज कर लो आउटपुट सेम रहेगा। ठीक है? यानी इस पूरी लाइन पे मैं कहीं भी चाहे खड़ा रहूं, मेरा आउटपुट सेम रहने वाला है। बराबर है? अब क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू करते करते पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता, कुछ ना कुछ याद आ ही जाता वापस। Isoquant. All the alternative combination of two input that can be produced by using a given set for output fully and in the best possible way. गलत है कि सही है? All given set of combination of two input that can be produced. भैया आउटपुट प्रोड्यूस होता है, इनपुट प्रोड्यूस नहीं होता है। प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ आउटपुट, गिवन सेट ऑफ इनपुट यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ये उल्टी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी देख लेते, ध्यान से देखना, बी हो सकता है। ऑल द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट अमॉन्ग
विच अ प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट बिकॉज दे यील्ड सेम प्रॉफिट। नहीं, यहाँ टू प्रोडक्ट की बात नहीं करते, एक ही प्रोडक्ट की बात करते और उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं। 100 यूनिट बनेंगे कि 200 बनेंगे, प्रोडक्ट दो नहीं रहते, प्रोडक्ट एक ही रहता है। हाँ कि ना। और प्रोड्यूसर के प्रॉफिट की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, प्राइस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट कब निकलेगा? जब प्राइस आएगा। ऑल द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट, बिल्कुल सही, दैट यील्ड सेम टोटल ऑफ प्रोडक्ट। आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी कॉम्बिनेशन इनपुट का लगा लो, आपका जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल आउटपुट है, वो सेम रहने वाला है। आंसर है सी। 54 तो बताइए। Economies of scale exist because as the firm increases its size in long run, इसका फायदा क्या होगा? लेबर एंड मैनेजमेंट के स्पेशलाइज इन देयर एक्टिविटी मोर, ये सही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बेनिफिट की नुकसान, इकोनॉमीज मतलब फायदा, डिस इकोनॉमीज मतलब नुकसान। तो यहाँ क्या बोल रहा है? इकोनॉमीज है, बेनिफिट मिलता है। क्यों मिलता है? जैसे जैसे फर्म बढ़ती है उतने साइज में इन लॉन्ग रन, तो क्या क्यों किस कारण से फायदा मिल रहा है? तो भैया लेबर और मैनेजमेंट स्पेशलाइज इन देयर एक्टिविटीज, इसको बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमीज। इंटरनल याद है? हाँ, ऐसा होता है। एज लार्ज इनपुट बायर फर्म कैन गेट फाइनेंस एट लोअर कॉस्ट एंड परचेस इनपुट एट लोअर कॉस्ट। जितना ज़्यादा इनपुट क्वांटिटी में करोगे उतना पर यूनिट कॉस्ट कम होगा। एमआरएफ को बोलो 1000 टायर चाहिए और दूसरा आदमी आके बोले 5000 टायर चाहिए, तो 5000 वाले को थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा कि नहीं? और डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा मतलब कॉस्ट कम होंगी आपकी, कॉस्ट कम होंगी तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आप देख के बोल दोगे सर आंसर ऑल ऑफ दिस है, आगे जाओ ही मत। जब ए भी सही है, बी भी सही है, और मैं तो बोल ही रहा हर ऐसे क्वेश्चन आए तो डी मार ही देना। और पढ़ लेते, फर्म कैन अफोर्ड टू बाय मोर एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। अगर आपका बढ़ता है प्रोडक्शन, आप मान लो रोज के 100 जेरोक्स निकालते हो सिर्फ, तो आप नई बड़ी मशीन खरीद के लाओगे क्या? नहीं, छोटा सा काम है। लेकिन यही 100 जेरोक्स आपका 5000 जेरोक्स में बदल जाए, तब आपको पुरानी मशीन चलाना पुराएगा क्या? नई मशीन लाना पड़ेगा। आंसर है डी। चलिए 55 भी बता दो। नहीं मालूम है डी है, लेकिन एक बार थोड़ा पढ़ के बताओ। सही में ऑल ऑफ दिस मजाक नहीं कर रहा मैं, मेरी बात ध्यान में रखना। निखिल सारडा का भी मजाक नहीं करते, सही में आंसर डी है। ऑल ऑफ दिस में ऑल ऑफ दिस ही रहता है। अभी इंस्टीट्यूट का है, क्या कर सकते हैं, इन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेमिंग है। और कोई भी और किताब भी उठा लो, ऑल ऑफ दिस है मतलब आंसर वही रहेगा 99.99% केसेस में। आंसर है डी। प्रोडक्शन ये सब चीज़ें बताता ना यार आपको, इनपुट एंड आउटपुट की रिलेशन बताता, गिव मैक्सिमम आउटपुट अटेनेबल एट गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। यहाँ भी अगेन इनपुट और क्वांटिटी, सब जगह इनपुट आउटपुट लिखा है। प्रोडक्शन मतलब इनपुट आउटपुट की बात करना, प्रोडक्शन फंक्शन, सॉरी। आंसर है डी। हाँ 56 बताइए, सोच के जवाब दीजिए। अरे ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर बोलो। ए मार्जिनल आउटपुट निकालते, पहले केस में कुछ नहीं, सेकंड केस में 23, थर्ड केस में 17, फोर्थ केस में 10। मार्जिनल निकाल सकते ना? अरे 0 से 23 पे आया, फिर 23 से 40 आया ने 17 आया, 40 से 50 आया ने 10 आया। ये डिमिनिशिंग है कि इंक्रीजिंग है कि कांस्टेंट है? डिमिनिशिंग है, कम होते जा रहा। आंसर है बी, सिंपल। अब इसमें समझाना पड़ेगा कि यार कम हो रहा ना, और पूछा भी आपको क्या मार्जिनल पूछ रहा ना। चलिए 57 तो बताइए। अरे मिट गया। इनमें से कौन सी वेरिएबल है? बेटा रेंट देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट जो कैपिटल लिया देना ही पड़ेगा, लीज जो फैक्ट्री इक्विपमेंट खड़ी है उसकी देना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन से इसका कोई वास्ता नहीं है। वेजेस जितना लेबर लगाओगे उतनी कम ज़्यादा होंगी, यानी ये है वेरिएबल। 58 बहुत आसान है। मिनिमाइज, फिक्स्ड भी कम करना चाहिए, वेरिएबल भी करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए? टोटल कॉस्ट को कम करना चाहिए। मार्जिनल तो अपने आप कम हो जाएंगी जब टोटल कम होंगी। मार्जिनल निकलती कब है? टोटल आने के बाद मार्जिनल निकालते हैं, यानी बी। 59
इन शॉर्ट रन द फर्म्स प्रोडक्ट कर्व शोज दैट, शॉर्ट रन वाले याद है क्या वो आपके शॉर्ट रन वाले प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, क्या आप देखो डी है स्टेज 2, यानी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, रीचेज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द स्टेज, डी आंसर करेक्ट है। 60 बताइए, फिक्स्ड इनपुट मतलब दोज इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी क्विकली चेंज, नो, दोज इनपुट हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी क्विकली चेंज इन शॉर्ट रन इन रिस्पॉन्स टू डिजायर ऑफ द कंपनी टू चेंज प्रोडक्शन, हाँ ये सही लग रहा है। दोज इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी इजीली चेंज, कभी नहीं। दोज इनपुट हुज डिमांड, क्वांटिटी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आंसर है बी। एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय, अरे बहुत आसान है, अरे बाप रे बाप, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय किसी नंबर ऑफ, बेटा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता, सी टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। 62 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रू, हाँ वो तो मालूम है लेकिन समझ तो लो पहले, सही लिखा है क्या, ऑल द अबव करेक्ट है, पढ़ लेना सेम है। 63rd बताइए, मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ, बहुत सोच के जवाब दीजिएगा, इसका जवाब इसके सवाल में छिपा है। पहले मेरी एक चीज का जवाब दो, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, कोई भी चीज मार्जिनल निकालनी तो कैसे निकालते, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट किस पे डिपेंड है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड रहेगा, टोटल प्रोडक्ट पे, बस एवरेज पे नहीं रहेगा, मार्जिनल कभी भी खुद पे थोड़ी रहेंगे, और इम्प्लिसिट पे नहीं, यानी आंसर क्या हुआ, अरे मार्जिनल टोटल से ही निकल के आता ना, टोटल में कम ज्यादा होगा तो मार्जिनल में अपने आप फर्क आएगा, व्हाट इज मार्जिनल, डिफरेंस इन टोटल, आंसर इज ए। 64 बताओ, थर्ड यूनिट यानी ये है, थर्ड यूनिट का मार्जिनल मतलब थर्ड यूनिट का टोटल माइनस सेकेंड यूनिट का टोटल, कितना हुआ 100, बी हुआ ना बेटा, फोर्थ यूनिट का पूछता तो ए आता। चलिए 65, which of the following statement is false in respect of fixed cost of the firm, fixed cost से related इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, पढ़ना है, मेरे तरफ नहीं देखना है। जल्दी बोलो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एक नियम है, प्रोडक्शन करो या मत करो वो लगना ही लगना है, मालूम है ना ये चीज, हाँ तो बताओ फिर, सी है, नहीं बेटा सी तो सही है, आपको गलत क्या है वो बताना है, फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, मेरे हिसाब से बी गलत लग रही है, क्योंकि पहली लाइन पढ़ के ही ऐसा लग रहा है कि गलत है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट continue to exist even when production is stopped in short run, but they exist in long run even when production is not stopped, ऐसा कुछ थोड़ी रहता, प्रोडक्शन कर या मत कर वो एग्जिस्ट रहेगी ही रहेगी, यानी बी आंसर फॉल्स है, मतलब अब ए सी और डी भी एक बार देख लेते हैं। As fixed cost of the firm cannot be changed in short run, the total fixed are constant except when the price of the fixed input changes, ये सही है, हाँ ये सही है, ट्रू है ये, मतलब ये अपना आंसर नहीं हुआ, क्योंकि अपने को आंसर क्या निकालना है, जो फॉल्स है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड इनपुट्स एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन, हाँ कि ना, हाँ ये भी ऐड रहती है उसमें। इन शॉर्ट रन
A firm's fixed cost cannot be escaped even when production is stopped. ये भी सही है, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बंद भी कर दो तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट लगी, तो गलत क्या हुआ? बी। 66 बताओ, बहुत ही आसान है। ये है कांस्टेंट रिटर्न, ये है फिक्स्ड रिटर्न 50 50 50 50, ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स और ये है डिमिनिश 40 30 20, ये है डिमिनिशिंग रिटर्न। हाँ कि ना? 67 बताएंगे। यूज द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन। एक डायग्राम दिया है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ लेबर इज डैश, द एमपी ऑफ डैश लेबर इज नेगेटिव। थर्ड यूनिट ऑफ लेबर का मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितना है? थर्ड यूनिट लेबर कहाँ है? ये रहा आपका थर्ड यूनिट लेबर, यहाँ पे है। थर्ड यूनिट का मार्जिनल निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड यूनिट, 3 - 1। सेकेंड यूनिट का टोटल प्रोडक्ट कितना है? 14 और इसका कितना है? 20, यानी थर्ड का कितना निकला? 6। हाँ कि ना? ठीक है, तो यानी चारों में 6 दिया, ये तो हमको भी समझ में आ रहा। अब निकालना है द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ डैश लेबर इज नेगेटिव। इनमें से कौन से लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है? 6th की 5th? ये देखो 5th तक तो सर ठीक था, 6th पे आया मतलब क्या चला गया? नेगेटिव। नीचे गिरना मतलब नेगेटिव होता ना बेटा। आंसर क्या हुआ? 6 6, यानी आंसर हुआ डी। अरे हाँ कि ना? चलिए 68 बताओ। In the third of the 3 stages of production, थर्ड स्टेज के अंदर क्या हो रहा? मार्जिनल प्रोडक्ट का है पॉजिटिव, तो सवाल ही नहीं उठता। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस नहीं, नेगेटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव, सवाल ही नहीं, वहाँ तो नेगेटिव हो जाता। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो द एवरेज प्रोडक्ट कर्व। हाँ, एवरेज प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, ये एवरेज प्रोडक्ट कर्व है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व नीचे आ जाता है। हाँ कि ना? ये ऊपर आ जाता है, सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे आ जाता। आंसर है बी। चलिए 69, marginal cost are below average total cost. सी है? बी? ग्राफ देख ले। क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट आर बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कहाँ है बेटा? ये यहाँ पे है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये रहा। यहाँ से यहाँ तक मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज, ये ऊपर है ये नीचे है, और इसके बाद ये ऊपर हो जाती है नीचे हो जाती है, बराबर है। यानी ये जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम है ये ज़्यादा है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? कम होती जा रही है, फॉल होती जा रही है। आंसर है बी। मैं बोल रहा हूँ ये कर्व को दिमाग में बिठा लो, बार बार बोला। कर्व कैसे बना ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, नहीं याद आ रहा तो ये देख लो, ये पूरा ये समझाया था, इसको देख के हमने कर्व बनाया था, अपने तरीके से इसको ध्यान रख लो। अरे आसान तो है यार, ये इसका तो बेचारे का कोई लेना देना ही नहीं रहता है, तो नीचे ही जा रहा। टोटल कॉस्ट यू शेप्ड रहता, मार्जिनल कॉस्ट ऐसा बड़ा राइट रहता, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो नाइकी वाला राइट रहता ना वैसा रहता। उसमें क्या है, कैसे तो भी दिमाग में रखो इस चीज़ को। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं ये टेबल पहले बनाता हूँ और उसके बाद कर्व बनाऊंगा, पूरा पेपर निकल जाएगा। समझे नहीं समझे? हिंदी समझती? सबको हिंदी समझती ना?
चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर क्या हुआ 69 का? बी। हाँ बहुत आसान है 70, बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कायदे से, तो मैंने पढ़ो जल्दी और जवाब दो। 7070 डी। टेंजेंट रहते ना बेटा सारे शॉर्ट रन कर्व को, टेंजेंट नहीं रहता लॉन्ग रन कर्व। 71 इनिशियली क्या फायदा मिलता है एक्सपीरियंस का? In long run, very small factory were to expand the scale of operation, it would initially long run cost कर्व ऐसा नीचे जाता है, कॉस्ट कर्व नीचे जा रहा है मतलब रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, तो इनिशियली रिटर्न्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे, तो इकोनॉमीज हुआ कि डिस इकोनॉमीज? इकोनॉमीज। आंसर है सी। सेवेंटी टू बताओ। बहुत आसान है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर, क्या है वो? टेंजेंट है किसको? सारे शॉर्ट रन कर को। आंसर है डी। हाँ की ना? अरे हाँ की ना। 73rd बताइए। Which of the following describes increasing returns to scale? इनमें से कौन सी चीज आपको increasing बताती है? डबल इनपुट लीड्स टू डबल आउटपुट, ये क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि कांस्टेंट हुआ? इक्वल, कांस्टेंट, जितना डाला उतना निकल गया। इंक्रीजिंग इनपुट बाय 50 लीड्स टू 25% इंक्रीज आउटपुट, मतलब कम हो गया ना। मैंने 50 डाला और 25 निकल यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गया। इंक्रीजिंग इनपुट बाय 1/4 यानी कितना परसेंट होता बेटा? 1/4 मतलब 25%। लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ 1/3। 1/3 ज़्यादा है कि 1/4? पहले बता दो। 1/3 ज़्यादा है, ये मालूम है ना? ये 33%, यानी ये आंसर है सी। समझे क्या? 74th बता दो तो मेरा मन खुश हो जाए। कम से कम 74th में मेहरबानी करके गलती मत करना, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा। दिमाग लगेगा भैया, दिमाग तो लगेगा 74th में, बिल्कुल लगेगा। Marginal cost for a firm of producing the 9th unit is 20, ठीक। Average cost at same level of output is 15, very good। कौन से लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहा बेटा? 9th की। 9th पे एवरेज कॉस्ट कितनी दी है? अरे इसने बोला ना मार्जिनल 20 है और एवरेज 15 है। क्या आंसर है? सी। सी है, चलो ठीक है, निकाल तो लेते, देखो क्या है सही है कि 74 का सी है क्या? नहीं है, वेरी बैड। बी, रीजन देते। मार्जिनल कॉस्ट जब राइजिंग रहती है, एवरेज कॉस्ट कर उसके नीचे रहता है। इधर देखो, इधर देखो, पहले इधर देखो, कैलकुलेशन समझ लो। एवरेज कॉस्ट कितना दिया है बेटा, जल्दी बताओ। तो 15 दिया है ना यार, 20 कैसे दिया है? 20 दिया है मार्जिनल कॉस्ट, लिखा तो है यार। भाषा भी आपको आती है जिस भाषा में, उर्दू में तो लिखा नहीं है जो नहीं आ रही। Marginal cost for a firm of producing 9th unit is 20. Average cost at same level of output is 15, यानी 9th level of output पे एवरेज कॉस्ट कितनी है? 15। तो टोटल कॉस्ट कितनी होंगी एट 9th आउटपुट? 15 इंटू 9 कितनी हुई? बराबर है क्या? आपको कुछ और डेटा दिया है। The marginal cost of firm for producing 9th unit was 20, यानी ये जो 9th यूनिट है ना, इसकी मार्जिनल कॉस्ट 20 है। तो मेरे को एक बात बताते क्या, टोटल कॉस्ट एट 9th यूनिट कितना है? 135। टोटल कॉस्ट एट 9th यूनिट 135, मार्जिनल 9th की 20 है, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल कॉस्ट एट 8th यूनिट है 115। सर 115 से 135 हुई
ये 8th यूनिट, ये 9th यूनिट, तभी तो 9th यूनिट पे मार्जिनल कितनी आई, 20 आई थी, हाँ कि ना। तो टोटल कॉस्ट इतनी थी, अभी इतनी है। चलिए अब आपको क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर फॉलिंग। मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट क्या फॉल हो रही है क्या, नहीं। एवरेज कॉस्ट कितनी है, पहले 8 यूनिट की एवरेज को टोटल कॉस्ट कितनी है, 8th यूनिट की, 8th यूनिट की टोटल कॉस्ट है 115, 9th यूनिट की टोटल कॉस्ट है 135। तो अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा, 115 डिवाइड बाय 8, 115 डिवाइड बाय 9, बताइए 135 डिवाइड बाय 9, चलो बताओ जल्दी, ये कितना है 115 डिवाइड बाय 8, ये बराबर है। एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है कि बढ़ रही है, पहले इतनी थी अभी इतनी हो गई, यानी आंसर ए नहीं हो सकता। मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर राइजिंग, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता नहीं, हो रहा है। मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, बिल्कुल नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल आइदर ऑफ द कर्व, नहीं, क्यों इम्पॉसिबल है भैया, हम बता रहे हैं ना। अब मुझे एक चीज का जवाब दो, आपने बी तो बोला, आप ये कैसे बता सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, कैसे बता रहे हैं आप, क्या बेटा, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो राइजिंग है, और एवरेज कॉस्ट राइजिंग मतलब मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग होता है, कैसे बताऊं कैसे, एवरेज कॉस्ट राइजिंग मतलब मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ना ही होता है, और एवरेज कॉस्ट कम होने का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ना, वो बराबर है, लेकिन एवरेज कॉस्ट का बढ़ने का मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना ही होता है। आई बात समझ में, एवरेज कॉस्ट के दायरे में जब भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व रहता है वो बढ़ता ही है, और मार्जिनल सिर्फ कम स्टार्टिंग में ही होता है, वो भी थोड़ा सा, और जब ये कर्व होता है तो मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट कर्व जब भी कम होता है तो एवरेज कॉस्ट के दायरे में रहता ही नहीं है, ये देख लो ना, ये तो यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ इसका एवरेज कॉस्ट से कोई मिलन हो रहा है क्या, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये बताया आपको, ठीक है। चले आगे, तो 76 नहीं 75, सॉरी 75 बाकी है ना, 75 बताओ। इनमें से इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट मतलब एक्चुअल, इम्प्लिसिट मतलब क्या, कुड भी हो सकती, सोचा हुआ, बताओ फिर, बी की सी, सी बेटा एक चीज का जवाब दो, वो अपन सिर्फ सोचते हो सकते, लेकिन एक्चुअल पैसा देते हैं क्या, एक्चुअल तो देते ही नहीं है। सी के अंदर तो मनी पेमेंट विच इज सेल्फ ओन, पेमेंट कहाँ किया, बी है करेक्ट, मनी नॉट पेड आउट टू ओनर्स फॉर द फर्म ऑफ सेल्फ ओन फैक्टर्स इन द बिजनेस, देयरफॉर नॉट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में थोड़ी एंटर करते इसको, इमेजिनरी ऐसा कर सकते थे। पेज नंबर 3.8 देख लेना, 76 बताइए, एंटरप्रेन्योर कौन सा रहना चाहिए, इनोवेटिव। 77, हाँ ये बहुत आसान है। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंडिचर फॉर हायर्ड रिसोर्सेज, नहीं इस कारण से फर्क नहीं आता। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड रहती है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंडिचर फॉर हायर्ड रिसोर्सेज वाइल इकोनॉमिक कॉस्ट डू नॉट, नहीं इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस, यानी जो कुछ अकाउंटिंग कॉस्ट में आता है वो तो इकोनॉमिक कॉस्ट में आता ही है। इकोनॉमिक कॉस्ट एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फर्म विच यूजेस इज ओन रिसोर्सेज, इसमें इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट रहता है। 78
इन द फिगर बिलो, ये एक फिगर आपको दिया हुआ है, पॉसिबल रीजन वाई द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अप्रोचेज द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एज द आउटपुट राइजेस। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, ये जो कर्व है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये एवरेज टोटल कॉस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? बहुत आसान रीजन है। मैं एक हिंट देना चाहूंगा यहाँ पे आपको, एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये मालूम है आपको फॉर्मूला? और आपको पूछा क्या है पता है कि भैया ये जो आपका टोटल कॉस्ट कर्व के तरफ आपका वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? ये देख लो, पहले डिफरेंस ज्यादा था, डिफरेंस कम होते जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हिंट देने के बाद तो जब जाना चाहिए। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का संबंध में फर्क किस इंसान के कारण पड़ता है? यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के कारण। देख लो ना भैया, ये 3 के अंदर से ये 2 का फर्क, ये और ये, इसके कारण ही पड़ेगा ना। ये कम ज्यादा जैसे जैसे होगा वैसा इन दोनों में डिफरेंस चेंज होगा कि नहीं? आपको इन दोनों लाइन का ही पूछा है, तो आंसर क्या हुआ? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कम होती है, मालूम है शायद आपको। ये कम होती जाएंगी तो ये वेरिएबल, टोटल तो बढ़ना ही है, टोटल तो बढ़ना ही है, लेकिन वेरिएबल उसके नज़दीक आता जाएगा। क्यों? सही है ना? 79 बताइए, 80 बताइए, 81 बताइए, लेकिन पहले 79 बताइए। मार्जिनल कॉस्ट चेंज क्यों होती? टोटल कॉस्ट सही है, लेकिन टोटल कॉस्ट चेंज क्यों होती? वेरिएबल कॉस्ट के कारण। तो सही आंसर क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड एलिमेंट आ जाता है और फिक्स्ड कभी चेंज नहीं होता, इसलिए ए आंसर उतना सही नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बी ज्यादा, 80 ज्यादा करेक्ट है। चलिए 80 का बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोलो बोलो। फिक्स्ड कॉस्ट वेरी विद चेंज इन आउटपुट। आउटपुट बढ़ देगा तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है क्या? कभी नहीं होती। एवरेज होती है लेकिन टोटल नहीं होती। इफ वी ऐड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वी गेट एवरेज कॉस्ट। ये भी गलत है ना, टोटल वेरिएबल और टोटल ऐड करते तो हमको एवरेज मिलता है? नहीं, हमको टोटल मिलता है। एवरेज कब मिलता है? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करते जब। हाँ कि ना? सी देखो, मार्जिनल कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये भी गलत है। मार्जिनल तो टोटल आउटपुट माइनस टोटल आउटपुट रहता भैया, ये तो एवरेज। टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ ये सही है, आंसर इज डी। चलिए 81 बता दो तो ये चैप्टर खत्म होता हमेशा के लिए। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी गलत है? LAC कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व, ये सही है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू यूनिट्स, ये भी सही है। अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेटिव कॉस्ट, ये भी सही है। इफ टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स वी गेट मार्जिनल, नहीं वी गेट एवरेज, यानी आंसर है डी। तो हो गया बंधु, ये आ जाए अगले चैप्टर पे। आना ही पड़ेगा ना, 8:30 हुए हैं, आपको बोला ना 9 से 10 ब्रेक है आज, खुशी की बात है। तो चलिए थोड़ा सा 4th चैप्टर हम स्टार्ट करते। देखिए स्टार्टिंग 4th चैप्टर बहुत आसान है और आज 4th चैप्टर का हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट भी हो जाएगा। कोई डाउट है? हाँ आ जाओ आ जाओ, 2 मिनट रुकता हूँ। चलो, कोई डाउट है बेटा? नहीं? 65? हाँ पूछो ना डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ लो। Which of the following statement is false in respect of fixed cost of firm? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड? ठीक है, एवरेज नहीं बोला है, टोटल है। तो आपको बी समझाऊं मैं पहले? हाँ देखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट even when production is stopped in short run, but they exist in long run when production is not stopped. जब प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करते तो लॉन्ग रन में थोड़ी रहेंगी।
अरे एक सेकेंड, ये भी गलत है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड. बेटा एक ये क्वेश्चन में गलती है. इसको ये जो प्रोडक्शन इज नॉट स्टॉप लिखा है ना, इस नॉट को काट दो. नॉट काट दोगे तो आंसर बराबर. 65 के ऑल्टरनेटिव बी के अंदर नॉट को काट दो. फोर्थ चैप्टर जो है हमारा 3 यूनिट में बटा हुआ है. उसमें पहला यूनिट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा. बहुत सिंपल यूनिट है. और जो उसके बाद के जो 2 यूनिट हैं, उसके बाद कल हमारे 2 लेक्चर अगेन है. एक लेक्चर में हमारा अगला यूनिट हो जाएगा, हम तीसरा यूनिट स्टार्ट कर देंगे. तीसरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कुछ भी हो जाए छुट्टी मत मारना अगले 2 दिन. 2 दिन कल, परसों और उसके बाद भी. दशहरे तक, दशहरे को छुट्टी आपको मालूम है. आपको उसके पहले हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा शायद वो चैप्टर पूरा. तो छुट्टी कोई भी कीमत पे मत मारना, समझे क्या? तो भाऊ छुट्टी नहीं मारना है, समझ आई बात? चलिए स्टार्ट करें. हाँ क्या बोले बेटा? एलईसी करो मतलब एब्सेंट थे ना आप? एब्सेंट थे ना? नहीं थे? एलईसी क्या है? लास्ट लेक्चर में नहीं थे? क्लास के बाद मेरे से आके पूछ लेना. मतलब 11:30 के आसपास, पूरी क्लास के बाद. शॉर्ट रन कॉस्ट आपने पढ़ा घर पे एक बार? पहले आने का नहीं, 12th का छोड़ दो. अभी आपने पढ़ा, जैसे कल आप एब्सेंट थे, जब भी आप एब्सेंट थे, एलएसी जब मैंने पढ़ाया आपने पढ़ा घर पे एक बार? अब एक बार सुनो मेरी बात, एक बार घर पे जाके पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, और कल फिर मेरे पास आना. पक्का आना, एक बार पढ़ के आना. समझा तो भी आना, नहीं समझा तो भी आना, क्योंकि कुछ उसमें बताना है, उसमें कोई चीज़ बता, लेकिन एक बार पढ़ के आना. चलिए फोर्थ इस पे आते हैं चैप्टर पे. पहला यूनिट है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट. मार्केट मतलब क्या होता बेटा? कोई फिजिकल प्लेस है क्या मार्केट? जहां बायर और सेलर आके खड़े हो जाए कुछ खरीदने या बेचने के लिए, वो मार्केट रहता है. ये मालूम है सबको? हाँ. अब एग्जाम में कभी भी ऐसी डेफिनेशन नहीं आएंगी. ऑनलाइन मार्केट भी मार्केट है, कोई फिजिकल प्लेस भी है. एरोप्लेन में भी मार्केट रहता, वहाँ भी बायर रहते सेलर रहते ना. ट्रेन में भी मार्केट रहता. मतलब जहाँ बायर और सेलर आ जाए वहाँ मार्केट है. तो 5वां पॉइंट देखिए एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? क्या है मार्केट के एलिमेंट? बायर और सेलर रहने चाहिए. किस में डील करना चाहिए? कोई प्रोडक्ट और सर्विस पे. बार्गेनिंग हो सकती है, हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. बार्गेन फॉर द प्रोडक्ट प्राइस. नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, उनको पूरे मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो क्या है और कितने में ले रहे हो, बराबर है कि नहीं है. वन प्राइस फॉर प्रोडक्ट एट सर्विस एट अ गिवन टाइम. एट अ टाइम एक प्रोडक्ट का एक ही भाव में सौदा होगा, ऐसा बोलते क्या? एक काम करो, माउस 100 में भी चलेगा, 105 में भी चलेगा, ऐसा आप बोलते क्या कभी? नहीं, या तो 100 में लोगे या 105 में लोगे. प्राइस एट अ टाइम एक ही रहेगा. लेकिन एक बार डील हो गई, 1 घंटे बाद फिर आ गए, तो फिर 100 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है. प्राइस सेम रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है. आई बात समझ में? तो ये 5 एलिमेंट काम के हैं. ये 4 पॉइंट एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना. अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं. 2 चीज़, मार्केट आर जनरली क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट. प्रोडक्ट मतलब फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट, और फैक्टर मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप यूज करते हो प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका मार्केट. प्रोडक्ट मार्केट आर मार्केट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन विच हाउस होल्ड बाय द गुड एंड सर्विस फॉर दे वांट. फैक्टर मतलब ऑन द अदर हैंड इज दोज विच फर्म बाय by the resource for their need, land, labor, capital, entrepreneurship to produce goods and services. The prices in factor market are also known as factor price.
In economics, generally the classification of market in basis is based on the basis of economics में कैसे classify करते हैं ये देख लो. On the basis of geographical area, local market, regional market, national market, international market. ये समझाने की जरूरत है क्या? Local market मतलब आपके नागपुर के नागपुर, ये क्या हो गया? लोकल मार्केट. अब मैं बोलूँगा सब्जी का मार्केट जो आपके नागपुर में है, सब्जियाँ क्या जम्मू कश्मीर से आएंगी क्या? कहाँ से आएंगी? आसपास वर्धा, जो भी आसपास छोटे मोटे गांव है वहीं से नागपुर में आएंगी सब्जी, हाँ कि ना? क्यों? ये लोकल में बेचना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर ये पेरिशेबल है. आप एक जगह से दूसरी जगह 3 दिन ले जाओगे, उतने दिन में तो सब्जी खराब हो जाएंगी. क्यों? सही है नहीं है? इसको बोलते हैं लोकल मार्केट. जनरली जो पेरिशेबल है या जिसको इधर से उधर ले जाना महंगा पड़ता है, यानी कीमत 10 रुपए की और ट्रांसपोर्टेशन भी 10 रुपये लग जाएगा, तो उससे अच्छा उसको लोकली बेच दो. आई बात समझ में? हाँ कि ना? तो ऐसी चीज़ों का मार्केट जो रहता है उसको हम बोलते हैं लोकल मार्केट. तो बेटा रीजनल क्या होता है? लोकल से बड़ा. महाराष्ट्र स्टेट हो गया, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल. सी इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन होता है ना, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, ERO, WRO, SRO, NRO, CRO. तो ये है रीजनल वाइज बांट के रखा है, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट. नेशनल मार्केट पूरे इंडिया, नेशनल पूरा देश आ गया उसके अंदर. तो इंटरनेशनल क्या हो गया? बहुत सारे देश आ गए. इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारे देश. और इंडिया में कुछ बिक रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट बोलते हैं, नेशनल मार्केट. समझा ये? अगर हिंदी की बुक बेचना है, हिंदी की, तो इंडिया के बाहर बिकेंगी क्या? नेशनल मार्केट. गोल्ड सिल्वर पूरा इंटरनेशनल, कहीं से भी गोल्ड ले लो, कहीं से. ये इंडिया का सोना है तो खराब है, ऐसा है क्या? इंडिया का सोना सोना नहीं, दुबई का सोना सोना, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं रहता सर. हर जगह एक ही रहता, गोल्ड और सिल्वर. इसको बोलते हैं इंटरनेशनल. रीजनल रह सकता है, जैसे साउथ इंडिया के अंदर उनकी कॉमन लैंग्वेज चलती है कन्नड़, तमिल, तेलुगु. और इडली वगैरह साउथ इंडिया में ज़्यादा चलती. तो इडली का मार्केट वो रीजनल मार्केट, वो बात अलग है, अपन खाते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ. आया समझ में चारों मार्केट के बारे में? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मतलब 4 पार्ट में बांटा है. वेरी शॉर्ट, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड. वेरी शॉर्ट मतलब एक दिन, चाकू चंद घंटों का मार्केट. सब्जी वाला सुबह 8-9 बजे बैठते हैं, शाम को 3-4 बजे तक खत्म. इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट. इसमें कौन सी कमोडिटी डालते हैं वो लोग? पेरिशेबल, फिश, एग एक्सेट्रा, ये सब को मार्केट वेरी शॉर्ट. तो शॉर्ट कौन सा हुआ? इससे बड़ा, लॉन्ग से छोटा. शॉर्ट कौन सा हुआ? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना. हाँ, रेनी सीजन आता, रेनी सीजन. रेनकोट का मार्केट कैसा है? शॉर्ट पीरियड. साल भर बिकता है क्या रेनकोट? नहीं. विंटर सीजन आते स्वेटर्स, शॉर्ट पीरियड. बराबर है, 2 महीना, 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा. इसके बाद है लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग पीरियड यानी साल, 1.5 साल, 2 साल. ये सब चीज़ों का भी मार्केट रहता है. किसी मतलब सारे फैक्टर जो भी है ये चेंज हो सकते हैं लॉन्ग पीरियड में. देखिए शॉर्ट पीरियड में क्या चेंज हो सकता है? वो लॉन्ग रन शॉर्ट रन याद करो. शॉर्ट रन में क्या चेंज करते हैं हम? वे लेबर चेंज करते हैं, बाकी सब फिक्स्ड रहते हैं. और लॉन्ग रन में सब कुछ भी, यहाँ पे आप हर फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, सप्लाई चेंज कर सकते हो. लॉन्ग रन में आप कुछ भी कर सकते हो. और वेरी लॉन्ग रन में, वेरी लॉन्ग रन में तो लेबर भी बदला जा सकता है. लेबर बोल रहा, सॉरी, लैंड नहीं बदल. लैंड तो फिक्स्ड है भैया. वेरी लॉन्ग रन में लैंड कैसे बदलेंगे? जमीन पैदा कैसे करोगे? मेरे को बस एक चीज जाओ, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, लैंड कैसे चेंज होगा? कैपिटल कर सकते. कैपिटल तो लॉन्ग रन में भी कर सकते हैं. वेरी लॉन्ग रन में मैं ये कह रहा हूं लेबर की सप्लाई बढ़ा सकते हैं. सर लेबर सप्लाई तो शॉर्ट रन में बढ़ा, हाँ, लेकिन नया लेबर क्रिएट करना. अब नया लेबर कैसे क्रिएट होगा? बच्चा पैदा होगा, 15 साल का होगा, उसके बाद ही लेबर क्रिएट होगा ना. हाँ, तो ये हो गया वेरी लॉन्ग पीरियड. ठीक है, ये देखो लिखा है साइज ऑफ पॉपुलेशन, कैपिटल, रॉ मटेरियल, वेरी लॉन्ग. चलिए
इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक रहता है स्पॉट, एक रहता है फ्यूचर। स्पॉट मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, ट्रांजैक्शन वहीं के वहीं खत्म। और फ्यूचर मतलब ये ट्रांजैक्शन 10, 15, 20, 25, 50 दिन चलेगा। ठीक है। शेयर्स का होता है फ्यूचर फॉरवर्ड, क्रेडिट में देते, क्रेडिट गुड्स भी बेचते, एक महीने का क्रेडिट देते, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है कि आज बेचा पैसा आएगा एक महीने बाद। ये कौन सा हो गया? फ्यूचर मार्केट। एक स्पॉट मार्केट यानी आज ट्रांजैक्शन कंप्लीट, मनी पेएबल इमीडिएटली और विद इन शॉर्ट स्पैन, ये है स्पॉट मार्केट। और फ्यूचर मतलब आज हमारी बात हो गई, अब हम आपको गुड्स बना के देंगे, ऑर्डर आपने दे दिया, साल 6 महीना लगेगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। और डिलीवरी बाद में होंगी, कुछ एडवांस पेमेंट पहले होगा और डिलीवरी के बाद फुल पेमेंट होगा, इसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, कानून है क्या। एक कुछ रहते हैं रेगुलेटेड मार्केट, कुछ रहते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। आपके शेयर बाजार है, सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, ये है रेगुलेटेड। और सब्जी मार्केट कोई रेगुलेटेड है? अनरेगुलेटेड। कोई रेगुलेट करता है क्या? कभी भाव फिक्स होते क्या सब्जी के? शेयर में भावबाजी कर सकते क्या आप? नहीं, आप अपना डाल दो भाव, लेकिन खरीदना है तो मार्केट प्राइस पे ही खरीदना पड़ेगा। आपके अकेले के लिए प्राइस चेंज नहीं होगा। सब्जी वाला आपके अकेले के लिए प्राइस चेंज कर सकता क्या? हाँ कर सकता ना, क्यों नहीं कर सकता? आप बोलो मेरे को इतने होना दे रहे क्या, वो दे देगा, उसकी मर्जी। अकेले के लिए चेंज कर सकता, आप उसको बहुत पसंद आ गए, कर भी सकता है। अरे हाँ कि ना, कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, बहुत आसान है। होलसेल में ज़्यादा वॉल्यूम रहता है सेल, और रिटेल में 1, 2, 3, 4। हमको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ये सब फालतू थे, अपने काम का ये है जो पूरे यूनिट में है। ऑन द बेसिस ऑफ दो, एक रहता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, एक रहता है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। लेकिन और ये 4 पार्ट में बटा हुआ है: परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली। ये क्या होता है? क्या होता है ये सब? परफेक्ट कंपटीशन मतलब पता है क्या होता? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर से, पार्ले बिस्किट, परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली मतलब, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। मोनो मीन्स वन, पोली मीन्स सेलर। सिंगल सेलर, एक ही बेचने वाला है, दूसरा है ही नहीं, तो उसकी मोनोपोली चलेंगी कि नहीं चलेंगी? जो मर्जी है वो करेगा, जो भाव में चाहे वो बेचेगा, हाँ कि ना। और पता है ये जो दोनों होते हैं ना, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, ये इन दोनों के बीच में रहते हैं। मतलब परफेक्ट कंपटीशन एक्सट्रीम एंड है, मोनोपोली एक्सट्रीम एंड है, और उसके बीच में जो चलते वो है मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। यानी कुछ फीचर इसके रहेंगे, कुछ फीचर इसके रहेंगे। अब मैं ये अभी डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये इसका एक डिस्टिंग्विश फीचर है, लेकिन मैं चाहूँगा ये आप अभी ना पढ़ो। ये पता है कब पढ़ेंगे? 3rd यूनिट में। ये आज हम, इसके बाद ये 2nd यूनिट पढ़िए, कंप्लीट करेंगे। 2nd यूनिट होने के बाद जो 3rd यूनिट है, इसमें एक एक को हमको डिटेल में देखना है। ये देखो परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स क्या है, उसका इक्विलिब्रियम क्या होता, ये सब डिटेल में। कंडीशन क्या है, ग्राफ देखना है, ये देखो आड़े टेढ़े सारे ग्राफ। ये हुआ परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट। फिर स्टार्ट होगा मोनोपोली, फिर मोनोपोली के अंदर ये सब डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा मोनोपोलिस्टिक, फिर उसके अंदर ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा ओलिगोपोली। यानी इनको हमको चारों को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अभी शॉर्टकट में पढ़ के मतलब नहीं है। डिटेल में पढ़ लोगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। आई बात समझ में? तो अभी एक बार हम यही रुकते हैं, कितने 8:52 हो गई। थोड़ा सा ये भी पढ़ सकते हो वैसे तो, लेकिन एक साथ पूरा कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो यही रुकते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की थोड़ा सा पढ़ ले। क्या नहीं, क्या डर गए क्या? 10 बजे नहीं, कल नहीं, 10 बजे अपना ही है। हाँ अभी 1 घंटा आराम करो बढ़िया, या पढ़ाई करो, आपकी इच्छा, जो करना चाहे कर सकते हैं। वापस क्लास 10 बजे रिज्यूम होंगी और 10 से 11:30 फिर मैं आपका दिमाग खाऊंगा। बाप रे,
लेकिन मज़ा आएगा, मतलब ये बहुत आसान है, ठीक है। अरे एमसीक्यू ही तो करा है यार, आज पढ़ाया क्या मैंने, अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा यार, सोचो ना, ऐसा थोड़ी होता है। सिलेबस कंप्लीट करना है नहीं करना है। नीरज सर की तो एक्चुअली तबीयत खराब है, नहीं तो वो आते थे बैटिंग करने, इसलिए मैं आया। वो रिटायर्ड हर्ट हुए थोड़ी देर के। चलो बाय, यही रुकते हैं अभी।